अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मुझे सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी बच्चों, मेरी बात, हमने लास्ट वीक जो क्लास अटेंड करी, हमने लास्ट वीक जो क्लास अटेंड करी थी उसमें हमने पार्ट वन ख़त्म कर लिया था। मैंने आपको पार्ट वन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप वो क्वेश्चन करके मुझे सबमिट करवाएंगे। सही है? ऐसी बातें हमारी लास्ट वीक तक डन हुई थी। सही है? अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? पार्ट टू स्टार्ट करना है। तो पार्ट टू का पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पार्ट टू हमने स्टार्ट करना है तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप मेरे साथ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स जो है वो कॉपी करते रहें और हम पहले ये काम डन कर लें। सही है? फिर हम आगे चलते हैं। सही है भाई? अब पार्ट टू जो है मेरे बच्चों, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि पार्ट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट टू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स या विद रेफरेंस टू question and answers. With reference to question and answers, part 2 is extremely important. यानी कि as far as question and answers are concerned, part 2 is very important. मतलब you need to work on part 2 as much as you can in order to learn about the chapter. यानी कि most of the questions that will come in paper will come from part 2. सही है? You need to keep that thing in your mind. तो पार्ट टू में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, सारे पैराग्राफ कुछ ना कुछ बातों को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो एक एक बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है। सही है? तो लेट मी राइट सम पॉइंट्स इन ऑर्डर कि आप समझें कि पार्ट टू एक्चुअली है किसके बारे में, या उसके अंदर डिटेल्स किस बारे में बताई गई हैं। तो पार्ट टू के पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कॉपी इट डाउन विद मी। ओके? अबाउट दी दिस पार्ट टेल्स अबाउट दी, पहली क्या चीज है? दिस पार्ट टेल्स अबाउट दी वर्ड पाकिस्तान एंड इट्स ओरिजिन एंड द एक्रोनिम। एक्रोनिम का क्या मतलब है एंड कैसे, क्या, क्यों। देयर आर मेनी एमसीक्यूज आल्सो इन दिस पार्ट। ओके, तो हमें साथ साथ एमसीक्यूज इन फॉर द क्वेश्चंस, हमें इस पार्ट को बड़े अच्छे लेके जाना। अब ये देखो ना, दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, अब ये सारे क्वेश्चंस हैं कुछ ना कुछ। दिस पार्ट टेल्स अबाउट, पहला क्वेश्चन, मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स पेपर्स के। क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला। पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें हाईलाइट हम देख लेंगे। क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछते, एक एमसीक्यू बनता है। गांधी जना टॉक्स पता होना चाहिए क्या हुई थी, माउंट बेटन का डिसीजन क्या था। एंड लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इशू ऑफ कश्मीर। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या उसके अंदर बातें थी, वो सारी इस पार्ट में बताई गई। तो ये इंट्रोडक्शन के पार्ट्स थे और ये इंट्रोडक्शन आपने होपफुली लिख लिया होगा। अब मैं आपको चैप्टर साथ साथ स्टार्ट करा दूं, पार्ट टू। सही है भाई? अब पार्ट टू जो है, पार्ट टू अगर आप देखें तो कह रहे हैं, इट वाज एट लाहौर इन मार्च 1940 दैट द मुस्लिम लीग took the decision that split India into two nations. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus. याद रखें, दो सेपरेशन हुई थी, लेकिन फिर भी सेपरेशन जो थी वो क्या थी? एक तरीके से बड़ी
इन अनफेयर सेपरेशन जो थी वो करी गई थी। सही है, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए थे क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, लेकिन उनको प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर करके जो है वो फोर्सफुली किसका पार्ट बनाया गया, फोर्सफुली किसका पार्ट बनाया गया, इंडिया का पार्ट बनाया गया। सही है, सच एज ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट। अब भाई एक बात तो तय थी कि कुछ ऐसे पार्ट थे जो कि बहुत हाईली मेजोरिटी थे मुस्लिम एरिया, और उन्होंने तो बाय हुक एंड बाय क्रुक वो पाकिस्तान का पार्ट बनना ही था। सही है, उनमें कोई एक तरीके से डुअल नेचर नहीं थी, कोई डुअल क्वांटिटी नहीं थी, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एनी हाउ। सही है, in the very first thing, the part which supposed to be part of Pakistan was East Bengal, and the other thing was the Northwest Frontier Province, जिसको आप लेटर केपी कैसे जानते हैं। सही है, आगे इस चीज को कोट करते हैं वो कि द इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड दिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। याद रखिएगा, एट दैट टाइम देयर वाज नो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, देयर वाज नो पेपर ओन्ड बाय एनी मुस्लिम लीडर। सही है, तो ऑल द पेपर्स एंड ऑल द स्टफ दैट दैट वाज connected with journalism were owned by Parsis and Indians, यानी कि हिंदूज particularly। उन्होंने जिसमें ये सेपरेट डिमांड रखी गई थी, द वेरी फर्स्ट टाइम जो सेपरेट नेशन की डिमांड रखी गई थी, दैट वाज लाइक उसको कैटेगराइज किस तरीके से करा गया था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कैटेगराइज करा गया था। सही है भाई, अब पेंसिल हाथ में रखिएगा, एमसीक्यू आ रहे हैं। द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड इन 1933। आप देखें, अगर आप गूगल करेंगे या किसी और की गाइड बुक आप पढ़ेंगे, समवेयर आपको कहीं मिलेगा कि 9 की पाकिस्तान स्टडीज में आई गेस आपने पढ़ा था कि 1934 वो साल था जब नाम इन्वेंट हुआ। बट अब देखो 1933 इज द नंबर दैट योर बुक कोट्स। सही है, एंड वी कांट गो अगेंस्ट इट, हमें बुक के साथ रहना है, हमें बुक के साथ जाना है, एंड हम बुक के अगेंस्ट जो है वो बात नहीं कर सकते। व्हाट बुक सेज वी हैव टू फॉलो। सही है, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, वी हैव टू फॉलो इट एनी हाउ। तो 1933 वाज द ईयर। ये एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये किसी भी क्वेश्चन का सपोजिटली पार्ट हो सकता है, बट 1933 is the thing that you need to underline, and that you need to learn as well. 1933 by Chaudhary Rahmat Ali. Chaudhary Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the word, fighting for the idea. Idea of what? Idea of seeing Pakistan on the map. Idea of seeing Pakistan as a separate homeland. सही है, तो याद रखिएगा, दो एमसीक्यू आए। नेम वाज इन्वेंटेड इन 1933, नेम वाज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली। सही है, तो दोनों कैटेगरीज अलग अलग। कह रहे हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वर्ड का मतलब क्या है? सही है, पाकिस्तान वर्ड का मतलब क्या है, इसका एक्रोनिम क्या है, क्या इसके ऊपर टेरिटोरियल डिविजन्स को किस तरीके से एक्रोनिम के अंदर जो तो वो एडजस्ट करा गया, वो सारी चीजें। पाकिस्तानी रोड इज बोथ अ पर्शियन एंड एन उर्दू वर्ड। एक और एमसीक्यू, पाकिस्तान दो जुबानों से मिलकर बनता है, नाम वर्ड जो था। सही है, एक उर्दू एंड पर्शियन। अब पर्शियन जुबान आप पूछेंगे, पर्शियन वैसे सबको पता ही होगा, फारसी को कहते हैं। पर्शिया किसका पुराना नाम था? बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता हो, बहुत सारों को हो सकता है ना पता हो। पर्शिया पुराना नाम था ईरान का। सही है, एंड उसी का नाम, उसी की लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज, ये भी याद रखिएगा। पर्शियन एंड एन उर्दू वर्ड, इट इज कंपोज्ड ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम ऑल आवर होमलैंड्स। सही है, कहते हैं ये एक और एमसीक्यू था। पहले एमसीक्यू क्या मार्क करा? 1933। दूसरे एमसीक्यू क्या मार्क करा? चौधरी रहमत अली। तीसरा एमसीक्यू क्या मार्क करा? Persian and an Urdu word. It is composed of letters taken from all our homelands, that is Indian and Asian. जो उस वक्त के इंडियन और एशियन होमलैंड एरिया थे, उन्हीं से निकल के हमारा ये वर्ड पाकिस्तान जो है वो इन क्रिएशन जो है वो नाम आता है। सही है भाई, इस तरीके से ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली, फिर आगे कहते हैं इट इज कंपोज ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम ऑल आवर होमलैंड। ये जो आपने पार्ट 1 का मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था लास्ट फ्राइडे, मतलब जो कल वाली क्लास थी, उसमें उसमें भी वैसे आपने देख लिया था। क्या कहते हैं कि एक्रोनिम मैंने क्या बताया था, बट फिर भी क्योंकि बुक में जो लिखा वो हम पढ़ लें। दैट इज पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया प्रोविंस, फिर है हमारे पास कश्मीर, फिर ईरान, सिंध, फिर बलूचिस्तान का तान जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? बलूचिस्तान का तान जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? पाकिस्तान के तान को। अब
एंड में लिखा हुआ है मीनिंग, इट मीन्स द लैंड ऑफ पार्क्स द स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन पीपल। इट मीन्स द लैंड ऑफ पार्क द स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन पीपल, यानी कि ये एक ऐसे लोगों की सरजमीन है जो कि पाक और क्लीन, स्पिरिचुअली क्लीन लोग हैं, उनकी सरजमीन है। राइट है? अब आप इस बात से एग्री करते नहीं करते, डू टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या होता है क्या नहीं। तो इट मीन्स द लैंड ऑफ पार्क द स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन, ये बन गया चौथा एमसीक्यू। हाउ मेनी एमसीक्यूज हैव वी गॉट अप टिल नाउ? वी हैव गॉट ऑल टुगेदर इन 4 एमसीक्यूज इन द सिंगल पैराग्राफ ओनली। ओके, अच्छा बच्चों, आगे कह रहे हैं थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक द डिसीजन, जिन्ना टोल्ड द लीग एट लाहौर। मतलब ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उन्होंने कहा एक काम करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, किसी अल्टीमेट फैसले पे आने से पहले 100 दफा सोच लो। कितनी दफा? 100 दफा सोच लो कि क्या करने जा रहे हो। बट वंस दैट इज डिसीजन इज टेकन, स्टैंड बाय इट एज वन मैन। लेकिन अगर एक बार फैसला ले लो, कर लो, तो उसके ऊपर एक आदमी की जुबान जो है वो रखो कि उससे पीछे हमें नहीं हटना किसी भी हालत में। It was just because the Muslims did stand by their decision that the Qaeda-e-Azam was right when he declared no power on earth can prevent Pakistan। मतलब उन्होंने ये बात बिल्कुल दर हकीकत सही कही थी कि दुनिया में कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकती अगर हमने सिर्फ इरादा कर लिया। एंड देखिए उन्होंने इरादा करा, एंड वो इरादा किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ कि पाकिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता था। सही है भाई? अब इसके बाद मेरे बच्चे देखो, एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? कांग्रेस लीडर स्पेंट, यहाँ से, और वो चल रहा है नेक्स्ट पेज पे, पेपर ऑफ देयर ओन, पेपर ऑफ देयर ओन। अब ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसकी एक रीजन है। स्किप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये लाइव सेशन में आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि जो हमारी सैटरडे को क्लास होगी उसमें, वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके क्वेश्चन होंगे, आप वो उस टाइम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लाइव सेशन क्योंकि मेरे पास बड़ा है, और उसमें मैं ऐसे 2 पैराग्राफ इस चैप्टर में से जो मैं रोकूंगा अभी, और मैं उनको नेक्स्ट वीक की सैटरडे वाली क्लास में खत्म कराऊंगा। एक ये पैराग्राफ रोक रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन मांगता है, सही है? और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकता। सही है? ऐसे कर तो दूंगा, लेकिन एक ही टॉपिक पे पूरी क्लास निकल जाएगी, और आपके क्वेश्चन भी अगले हफ्ते तक जब आप मुझसे पूछेंगे तो आप भूल चुके होंगे, यानी कि नेक्स्ट डे जब आप पूछेंगे। तो जरूरी क्या है कि आप इस पैराग्राफ को अभी हम स्किप करें, इसको कैसे करेंगे? हम खुद करेंगे ऑन, यानी कि इन सैटरडेज क्लास। तो यहाँ से वहां तक स्किप है। फिर कह रहे हैं थ्रू आउट द वॉरियर ही वाज अ वेरी सिक मैन बट ही रिफ्यूज्ड टू टेक हिज डॉक्टर्स एडवाइस टू टेक रेस्ट, आई हैव वर्क टू डू, ही वुड ऑलवेज से। याद रखें कि कायदे आजम को एक बीमारी थी, कायदे आजम को एक बीमारी थी, एंड उनके डॉक्टर्स ने जब उनके टेस्ट करे, तो टेस्ट करने के ऊपर जो चीज सामने आई वो ये थी कि उनको है ट्यूबरक्लोसिस, जिसके अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत थी, एंड ही कैन नॉट डू मच वर्क एज ही वाज डूइंग। जितना काम वो कर रहे हैं उतना काम उनको कर नहीं सकते, उनकी हालत उनको इजाजत नहीं देती, उनकी कंडीशन उनको इजाजत नहीं देती कि वो इतना काम करें, और उनको रेस्ट लेना चाहिए। बट ही डिड नॉट टेक रेस्ट, इंस्टेड ही pursued working, he started working and he wanted to work more and more for his people। हम यहाँ पे एक फैक्ट आता है कि देखो, आप हम हमेशा कहते हैं कि हिंदू लोग जो हैं या वो इंडियन कम्युनिटी जो है वो बुरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सारे लोग बुरे नहीं होते, सम पीपल, सारे। देखो, एक मछली अगर गंदी है तो पूरा पूल गंदा नहीं है, इस तरीके से। सही है? तो याद रखनी है आपको ये बात। सही है कि दैट एवरीबडी इज नॉट कंसिडर्ड इन सेम कैटेगरी और इन सेम पर्सपेक्टिव, एवरीबडी इज डिफरेंट, एंड यू नीड टू अलाइन योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग। तो इसमें कह रहे हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कायदे आजम के डॉक्टर जो थे वो थे हिंदू, एंड वो दोनों डॉक्टर्स अच्छे थे। उन्होंने डॉक्टर से की जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने बताया कि आपके पास कुछ ही साल बचे हैं और कुछ टाइम के अंदर आपकी मौत हो जाएगी और आप ज्यादा काम नहीं करें। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मेरा सीक्रेट जो है वो कभी किसी को नहीं बताइएगा। देखो, क्योंकि एक तरीके से इंग्लिश जो थे वो इस चीज को डिले करे जा रहे थे, इंडिपेंडेंस के प्रोसेस को, क्योंकि उनको पता तो उधर से गांधी फाइट कर रहे हैं और इधर से कायदे आजम फाइट कर रहे हैं, दोनों बूढ़े हैं और दोनों की एज ऐसी है कि वो कभी भी मर सकते हैं, और अगर ये मर गए तो इनके बाद ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो इस
फाइट को इस तरीके से लेकर चल सके और हमको देनी नहीं पड़ेगी। और अगर उस टाइम ये बात रिवील हो जाती कि कायदे आजम के पास ज़्यादा दिन नहीं है तो और ज़्यादा डिले करते, ताकि हम ये अपना रूल इसके ऊपर से ना दें और वो शायद खुदा ना करे कभी पाकिस्तान शायद आज़ाद ही ना होता। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ करवाया उनको कि ये कितनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे एक अलग वतन चाहिए है, और अगर आपने ये चीज़ रिवील कर दी तो ये मेरी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर देगा। तो आप इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दें, इस बात को यहीं दफन कर दें। तो वो रिपोर्ट्स उसी वक्त फाड़ दी गई एंड वो डॉक्टर्स ने उनका सीक्रेट रखा। इस बेसिस के ऊपर वो चीज़ कभी रिवील नहीं हो सकी। ये भी एक फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। सही है। तो एवरीबडी इज नॉट बैड, एवरीबडी इज नॉट डूइंग द सेम एक्ट एज अदर पीपल हैव डन। सही है। गांधी, फिर अगला पैराग्राफ है गांधी जिना टॉक्स के ऊपर। Gandhi and Jinnah met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be two nations, not one. Gandhi replied that this would mean ruin for all India. There could be no agreement between two men so different. Jinnah was, as usual, very severe and firm, faultlessly dressed. Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor. The one was a Muslim, first and last, the other was a Hindu to his fingertips. Jinnah might have said that what he had said once, that Hindu and Muslim, about Hindus and Muslims, we are different creatures. There is nothing that joins or binds us together. अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आ रही है कि गांधी एंड जिन्ना की 3 हफ्तों तक मीटिंग्स होती रही थी। हो सकता है आपने पाकिस्तान स्टडीज क्लास 9 में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो अभी बाद देख लें। और सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज में तो बहुत डेप्थ में ये टॉपिक डिस्कस हुआ। अच्छा जी, तो गांधी एंड जिन्ना की 3 हफ्तों तक मीटिंग्स हुई। 3 हफ्तों तक जिन्ना एक ही फैसले पे डटे हुए थे कि हमें जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए और हम इंडिपेंडेंस लेके छोड़ेंगे। किसी भी हालत में हम इंडिपेंडेंस वाली बात जो है वो तर्क नहीं कर सकते, हम पीछा नहीं हट सकते। जबकि गांधी क्या कहते थे कि इंडिपेंडेंस नहीं, हम तुम्हें पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही सेपरेट स्टेट तो नहीं, सेपरेट पावर्स दे देंगे, लेकिन फिर भी वो पावर्स हम ही गवर्न करेंगे। तुम अपने लोगों को चला सकते हो अपने तरीके से, लेकिन हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को। उन्होंने कहा नहीं। आप अगर लास्ट लाइन देखें तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। वैसे तो सारे इंसान ही है ना, लेकिन कायदे आज़म ने कितनी बड़ी बात की सिर्फ उसको समझाने के लिए कि हमारा और तुम्हारा, यानी कि मुसलमानों का और हिंदुओं का एक मुल्क के अंदर रहते हुए गुजारा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, जरा देखो। कहता है वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, हम मखलूक ही डिफरेंट है। तुम अलग मखलूक हो, हम लोग अलग मखलूक हैं। हम एक साथ रह ही नहीं सकते, किसी भी सूरत हाल में हम एक साथ नहीं रह सकते। हम लोग अलग अलग मखलूकात हैं, हमें अलग रहने दो। देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट जॉइंस अस टुगेदर। तो कहता है हम अलग रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते। और 3 हफ्तों की मीटिंग्स में दोनों अपनी अपनी बात मनवाने में लगे हुए, और दोनों का रिजल्ट क्या निकला कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जिन्ना किसी भी सूरत में उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे और वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? नथिंग। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट इफ यू आरंट एग्री टू दैट पॉइंट। सही है भाई। अच्छा बच्चों, अगले पैराग्राफ में कह रहा है आफ्टर द वॉर come to the time after the war came the time for final settlement. When several more meetings and discussions had failed to bring about the agreement, Britain declared that she was going to give the government to the people of India and leave the country by June 1948. मैंने आपको क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि दो वाइसरॉय आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन से पहले जो वाइसरॉय आया था उसका नाम था लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल की डिक्लेरेशन ये थी कि ये पाकिस्तान को कोई हुकूमत नहीं देंगे, हम कोई अलग पावर नहीं देंगे, ये इंडिया ही हम छोड़ के जाएंगे और इंडियंस ही इनके ऊपर हुकूमत करेंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन देखें, जब अल्लाह ताला आपका साथ दे और किस्मत आपका साथ दे, खुदा आपका हाथ पकड़ ले, तो वो क्यों हुआ? सही है कि लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला पीरियड था। सही है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इंग्लैंड, जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आपको इमेज बहुत क्लियर हो जाएगी। इंग्लैंड बहुत बिजी था, चारों तरफ से घिरा हुआ था वॉर के अंदर। एंड वो इस तरीके से जो उनकी कॉलोनीज थी, देखिए सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट ही नहीं, मलेशिया, अफ्रीका, हर जगह इनकी कॉलोनीज थी। तो ये कॉलोनीज जो थी इनकी, इनके ऊपर इनका कब्जा रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब वॉर है आप सारा अपना फौजी, आप सारी अपनी डायरेक्शन जो है वहां पे लगाओगे, और इन जगह होल्ड रखना बहुत मुश्किल है।
तो इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा और वेविल को वापस बुलाया। लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया एज द लास्ट वाइसरॉय, सही है। दिस वाज इन मार्च 1947। एक एमसीक्यू आ गया, यहाँ पे मार्क करें, एक एमसीक्यू आ गया, मार्क करें। लॉर्ड माउंटबेटन came as the viceroy in the year in the year 1947, in the year 1947 लॉर्ड माउंटन एक वॉइसरॉय बन के आया था। कब? 1947 में आया था। ये बात याद रखिएगा, बहुत आया हुआ एमसीक्यू है पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एमसीक्यू है और बच्चों को आंसर इसका आना चाहिए किसी भी हालत में। सही है भाई। बट ऑलरेडी द कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। वर्ज का मतलब होता है एज, किनारे पे। वर्ज का मतलब होता है किनारे पे, एज ऑफ सिविल वॉर। लेकिन सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई थी। सिविल वॉर क्या होता है? जब मुल्क के अंदर ही ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। सिविल वॉर कैसे? हिंदू मुसलमानों की जो जंग चल रही थी एक तरीके से, सेपरेशन की, वो। द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड एंड पावरलेस एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव अ कंट्री वेयर दे वर नो लॉन्गर वांटेड, सही है। माउंटबेटन डिसाइडेड दैट इंडिया मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स एंड एट वंस। माउंटबेटन का डिसीजन क्विक था, स्विफ्ट था और बड़ा ही रैपिड था। He announced that British would leave by August 15, 1947 and handed over the powers to the new states of Pakistan and India. कहते हैं वो छोड़ के जाएंगे और पावर जो है वो न्यू स्टेट्स को देंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया को, सही है। द प्रोविंसेस दैट मुस्लिम क्लेम मस्ट डिवाइडेड एट वंस whether they wish to join Pakistan or India. There must be no more delay. Congress and Muslim League both agreed to these plans. For Jinnah it was a great victory. जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि मतलब एक होता है ना, इम्पॉसिबल सी चीज जब आप पॉसिबल कर ले तो आपको एक सेटिस्फैक्शन का लेवल ही अलग होता है। तो वही सेटिस्फैक्शन किसको थी? जिन्ना को थी। कि ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी भी ये चीज मुमकिन होगी, लेकिन वो चीज मुमकिन हो गई। मुमकिन क्या? पाकिस्तान का बनना। सिंध, नॉर्थ वेस्ट, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, साइलहट, ईस्ट बंगाल, ऑल इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। ये वो सारे एरिया थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने। साइलहट और ईस्ट बंगाल जब बांग्लादेश सेपरेट होता है तो वो इसमें चले गए, सही है भाई। दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट देन द लीग हैड आस्क्ड फॉर, बट some 40 million Muslims were left in India, but now at last it could be said that most of the Indian Muslims had a homeland of their own, सही है भाई। अब आया एक और क्वेश्चन। लीग, मुस्लिम लीग ने जो डिमांड करी थी उससे कम स्टेट उनको मिला था, लेकिन जितना भी आया काफी। द कायदे आजम लेड हिज पीपल थ्रू द टेरिबल फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। याद रखें, आप ये बात इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, आप ये बात पाकिस्तान स्टडीज में भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जिंदगी का पहला साल, पाकिस्तान की जिंदगी का पहला साल, पाकिस्तान की लाइफ का पहला साल जो था वो टेरेबल, टेरेबल ईयर कंसिडर होता है। क्या नाम दिया जाता है? राइटर्स, ऑथर्स, हिस्टोरियंस उसको क्या नाम देते हैं? टेरेबल ईयर था इस मुल्क के लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो ये कि किस तरीके से मुल्क बना और अब वो कैसे चलेगा ये लोगों को पता ही नहीं था कि अब ये मुल्क चलेगा कैसे, इसके साथ होगा क्या, ये जॉब्स प्रोड्यूस कैसे करेगा। नेहरू ने तो कह दिया था कि 6 महीने में ये मुल्क वापस आके मिल जाएगा, हमसे हाथ जोड़ता हुआ आएंगे इनके लीडर्स, ये चला ही नहीं सकते। मुल्क चलाना कोई बच्चों का गेम थोड़ी है। लेकिन आप देखें खुदा का करम कि आज जो है वो 70 साल से ज्यादा हो गया और ये मुल्क जो है वो चल रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे और आबाद रखे हमारे मुल्क को, आमीन। कहते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं 1947 टू 1948, 1947 टू 1948 पाकिस्तान
1 लाख मजाइलों से गुजरा, सही है। और पाकिस्तान के लिए वो पहला साल जो था वो टेरेबल ईयर था। क्या था? टेरेबल ईयर। टेरेबल ईयर क्यों था? अब देखो ये वो सारे रीजन है जिसकी बेसिस के ऊपर टेरेबल ईयर करार दिया गया। क्या क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, सेटलमेंट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, अब अगर आप देखो, मेरे बच्चों, अब अगर आप देखो तो आपको एक बात समझ आएगी। और वो बात ये है कि इतने सारे मसले थे। टेरेबल ईयर कैसे था? क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ऐसी थी कि अब चलेगा कैसे? रेफ्यूजी जो आ रहे हैं उनको सेटल कहाँ करा जाएगा, कैसे करा जाएगा? एसेट्स, कंट्री में जो एसेट्स होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? सेटलमेंट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर कैसे होगा? तालीम का निज़ाम कैसे बनेगा? नौकरियां कैसे दी जाएंगी? बॉर्डर्स को सिक्योर हम कैसे करेंगे व्हेन वी डोंट हैव एनी आर्मी? डेवलप एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर को हम कैसे ऊपर लाएंगे? क्योंकि हमारी उस टाइम अवाम जो थी वो मोस्टली किसान थी। आज भी हमारी कंट्री का जीडीपी अगर चलता है तो वो एग्रीकल्चर से चलता है सबसे ज्यादा। वाटर डिस्प्यूट्स, पानी के मसाइल, क्योंकि सारे पानी के ऊपर जो कब्जे थे वो इंडिया ने कर लिए थे, एंड बहुत सारे। ये सारी आप आंसर में लिख सकते हो मसले, सही है। क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा आपको नेक्स्ट वीक के होमवर्क में, तो ये जब भी मैंने ये बातें लिखवाई हैं जरा फोकस कर लिएगा, सही है मेरे बच्चों। अच्छा, अच्छा बच्चों, अब आगे कह रहे हैं सम क्रॉस द न्यू बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट, 6.5 million मुस्लिम लिविंग इंडिया एंड 5.5 million हिंदूज लिविंग पाकिस्तान। अब आपके सामने एक फिगर रखा गया है जिसमें कितने लोग पाकिस्तान से इंडिया गए, कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान आए, यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी से जो हिंदूज निकले और हिंदू मेजोरिटी से जो मुसलमान निकले। ये उनका फिगर्स है, दोनों फिगर्स को अंडरलाइन कर लें, 6.5 million 5.5 million, सही है भाई। इनको अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू। द साइट ऑफ दीज होमलेस पीपल मूव जिन्ना टू टीयर्स। जब लोगों को माइग्रेट करते हुए, उन्होंने अपने लोगों को माइग्रेट करते हुए अपने पास आते हुए देखा तो जिन्ना की आंखें जो थी वो भर गई, यानी ही फेल्ट वेरी सैड, सही है कि फाइनली वो काम हो गया, फाइनली वो चीज होगी जिसका मैंने सालों वेट करा। Once more angry crowd murdered and stole and burned. About 500,000 Muslims were killed or carried away as prisoners. All this killing and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. He begged for peace with his peace. He begged for peace and friendship with his former enemies. Some nations have killed millions of each other, and yet an enemy of today is a friend of tomorrow. उन्होंने रिक्वेस्ट करी लीडर से कि आप हमारे लोग ना मारें और सेफ पैसेज दें, टेबल टॉक करें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा जितने हम मुसलमान मार सकते हैं वो मारेंगे, क्योंकि बस अभी तो उनको सेपरेशन मिल जाएगी और सेपरेशन तक हम जितने मार सकते हैं वो मारे। अब इसके बाद एक और पैराग्राफ आता है कश्मीर इशू का, ये और जो मैंने पहले पैराग्राफ छुड़वाया वो मैं आपको करवाऊंगा, अल्लाह भला करे, सैटरडे वाली क्लास में। सही हो गया मेरे बच्चे? अब आप जैसे ही ये क्लास ले लें तो मुझे मैसेज कर दिएगा, सर हमने क्लास ले ली है, जो भी आप करना चाहें।
और मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो भेज दूंगा जो आपने सैटरडे की क्लास में मुझे सबमिट कराना होगा। सही है भाई, क्लास ले लेंगे तो मुझे बता दिएगा। चले मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपने, बाय बाय।